ये जो आईपीसी का चार्ट है, इस चार्ट को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने स्टडी प्लेस पे, स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है, जब आपके सामने बार बार आएगी तो आपको याद करने में इजी रहेगा, राइट। तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही इसमें मेंशन किए गए हैं, और उनसे रिलेटेड अगर कोई केस लॉज हैं, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलर सेक्शन में होने चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन है। नाउ सेक्शन नंबर 8 हम लेते हैं। इतना तो आप जानते हैं कि जो हमारा आईपीसी है ये 6 अक्टूबर 1860 पे इनेक्ट हुआ था, और 1 जनवरी 1862 पे ये एनफोर्समेंट में आया। ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है। सबसे पहला हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की, जो कि डिफाइन करता है जेंडर को। आपको ये पता है कि ये सारे के जनरल क्लॉजेस में से है, राइट। जनरल एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन से डील करता है। जेंडर में मेनली हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, दैट इज जहां कहीं भी इस पूरे कोड में ही लिखा हुआ मिलता है तो ही मीन्स मेल एज वेल एज फीमेल बोथ। ही का मतलब ये नहीं रहेगा कि सिर्फ ये मेल के लिए बात हो रही है, मेल फीमेल बोथ, अनटिल एंड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। कहीं पे अगर कोई एक्सेप्शनल सेंटेंस लिखा हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज ही मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ। फिर बात आती है सेक्शन नंबर 10 की। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 10 में मैन और वुमन जो वर्ड डिफाइन है, ये कहते हैं कि मैन मीन्स अ मैन और अ मेल पर्सन ऑफ एनी एज, एंड वुमन मीन्स फीमेल ऑफ एनी एज। ऐसा नहीं होगा कि मैन और वुमन की बात हो रही है तो पर्टिकुलर एज के बाद वाले पर्सन को, नॉर्मली होता ये है जो 18 ईयर्स से कम एज के होते हैं तो हम उसको बॉय की कैटेगरी में लेते हैं, और जो 18 ईयर्स से अब होते हैं उसको मैन कहते हैं। जो 18 ईयर्स से बिलो एज की होती है फीमेल तो हम उसको गर्ल कहते हैं, लेकिन 18 ईयर्स से अबो वाली को वुमन कहते हैं। बट यहाँ पे आईपीसी में जहां कहीं पे भी मैन और वुमन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, इट मीन्स ऑफ एनी एज, चाहे वो 1 साल का है या फिर 100 ईयर्स का पर्सन है। फिर आता है सेक्शन नंबर 14, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के लिए आपको मेनली अपने ध्यान में रखना है, एक तो कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड, ये 3 वर्ड। एनी पर्सन हु इज कंटिन्यूड, हु इज अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड, then under the authority of government, a person continued under the authority of government, appointed under the authority of government, employed under the authority of government, right। then आता है नेक्स्ट सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो कि जज को डिफाइन करता है। जज में आप किसे काउंट करेंगे, एवरी पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिशियली जज के पोस्ट पे डेजिग्नेटेड है वो तो जज में होगा ही होगा, यानी कि कोई मैजिस्ट्रेट है, कोई सिविल जज है, कोई हाई कोर्ट जज है, तो वो तो ऑब्वियसली जो पर्सन ऑन द पोस्ट ऑफ जज अपॉइंटेड वो तो उसमें इंक्लूडेड है जज की डेफिनेशन में। साथ में क्या लिखा है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी ऐसा पर्सन जो एज अ जज अपॉइंट नहीं भी है, लेकिन अगर उसे इन एनी ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग एज अ कोई डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए उसके पास में पावर है, एंटाइटलमेंट है, तो भी उसे जज की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। देन आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए एक केस लॉ आप ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, पीपल एक्टिंग जुडिशियली आर जज। ऑब्वियसली जो भी पर्सन जुडिशियल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है वो जज है। एंड द सिस्टम इन विच दे आर वर्किंग जुडिशियली इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो लोग ये जो जजेस हैं, ये जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम कोर्ट ऑफ जस्टिस में आता है। फर्दर, जज इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर एक्टिंग जुडिशियली। कोई भी ऐसा पर्सन जो जुडिशियली एक्ट करता है उसको आप जज की कैटेगरी में ले रहे हैं। अभी हमने सेक्शन 19 में देखा था, सेकंड पॉइंट, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव डिफिनिटिव जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, तो उसको जज में लेते ही अपन, ठीक है, क्लियर बात है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है, दैट इज डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू मैटर्स वगैरह को जब वो डील कर रहे हैं। तो वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, इनको हम जज की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं, बिकॉज ये जुडिशियल का एग्जाम क्वालिफाई करके इस पोस्ट पे नहीं पहुंचे हैं।
जैसे आप लोग हैं, आप लोग अगर जुडिशरी के एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इन पोस्ट पे जाएंगे, जुडिशरी की पोस्ट पे जाएंगे, जज की डेफिनेशन में आएंगे। बट बात ये आती है कि कोई ऐसा पर्सन जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन पोस्ट पे पहुंचा है, तो क्या उसे भी आप जज की कैटेगरी में ले सकते हैं? द आंसर इज यस, उसे भी जज की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। कब? जबकि वो रेवेन्यू मैटर्स को डील कर रहा है, या फिर वो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो बात ये आती है कि जज और कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें डिफरेंस समझने की जरूरत है। कोई भी ऐसा पर्सन जो जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करके और कोर्ट में जाके बैठा है, तो वो तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में काउंट होगा। लेकिन ऐसा पर्सन जो जुडिशरी एक्ट तो कर रहा है बट जुडिशरी का एग्जाम देके नहीं गया है, लाइक सिविल सर्विसेज के थ्रू गया है, बट उसको इज, ये जो सेकंड सेंटेंस है, दैट इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग, इस वाले पॉइंट के बेसिस पर अगर उसको जज कंसीडर किया जा रहा है, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार वापस से रीड कर रहा हूँ, आप देखिए। जज इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर एक्टिंग जुडिशली, तो जज में तो जो भी पर्सन जुडिशली एक्ट कर रहा है वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी का पार्ट है या नहीं भी है। वेयर एज कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स ओनली दोज हु आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी, कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ वही इंक्लूड होंगे जो जुडिशरी का पार्ट है। तो जुडिशरी का पार्ट में कौन के पार्ट में किसको काउंट किया जाएगा? जो जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करके या जुडिशरी के प्रोसीडिंग में ही इन्वॉल्व है, जो उसका पार्ट है। हम देखते हैं कि लाइक जो हाई कोर्ट जज हैं उनको हम जस्टिस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं उन्हें हम जस्टिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे तो सारी की सारी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग ही होगी। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स में जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं और अदर प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। जब वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लुक आफ्टर करते हैं, तब उनको जज की कैटेगरी में ले लिया जाता है। लेकिन जब वो अदर प्रोसीडिंग्स को देखते हैं तो वो जज की कैटेगरी में नहीं रह जाते हैं। इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है जज और कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जज तो हर वो पर्सन जो जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, लेकिन कोर्ट ऑफ जस्टिस ओनली मींस द पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। आई होप क्लियर कर पाया हूँ आपको। और ये जो एक केस लॉ है इससे रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, समवेयर 1994 का ये केस लॉ है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। सेक्शन 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से पब्लिक सर्वेंट, इसके लिए काफी सारे केस लॉज भी मेंशन किए गए हैं। पहला है आपका नरेश कुमार मदान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये बताता है कि कोई भी एग्जामिनर या ऑब्जर्वर्स हैं, एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर्स, ये आपकी कोर्ट की ये आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। एक केस लॉ है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट एसबीआई। ये बताता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। फिर एक आता है धनपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। एक केस लॉ है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का ये केस लॉ है, जो कहता है चीफ मिनिस्टर ये भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। और एक केस लॉ है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। देखिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में कौन आते हैं, तो देखिए जो सेक्शन 21 है उसमें पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे पार्ट्स उसके दे रखे हैं। टोटल मिला के उसमें 12 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, जिसमें से जो फर्स्ट वन वाला है वो तो रिपील्ड है, और उसके अलावा आपको 1 2 3 करते हुए टोटल 11 पॉइंट्स और मिलते हैं अदर देन फर्स्ट। लेकिन क्या ये जो पॉइंट्स, ये जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं, सिर्फ यही कैटेगरीज हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेंगी या इसके अलावा भी कोई हो सकते हैं? तो आपको ध्यान है कि लॉ किसे कहा जाता है, जो लॉ इनेक्टेड है उसे तो लॉ कहा ही जाता है, बट जो जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स को भी लॉ की डेफिनेशन में कवर किया जाता है। तो उसके हिसाब से जो भी लैंडमार्क केस लॉज आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, उनमें जो डिसीजंस हुए हैं, इसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉज मेंशन किए हैं कंसर्निंग टू पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में किस किस को काउंट किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
द चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये तो चलिए जज यहाँ पे वर्ड आ जाता है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को फिर भी उसमें ले सकते हैं, बाकी उसमें आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह नहीं मिलते हैं इसमें। इस वजह से ये केस लॉज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कभी कभी ये केस लॉज डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, दैट whether the member of parliament will be considered to be the in the definition of public servant or not, this was held under which case law। तो ये 3-4 केस लॉ याद करना कोई मुश्किल नहीं, अगर आप इसको अपने स्टडी प्लेस पे पेस्ट कर लेंगे चार्ट को, बड़ा सा इसका प्रिंट लेना आप लोग, छोटा नहीं, इसका आप बड़ा प्रिंट लीजिए। मैंने फुल A3 साइज शीट पे इसको बना रखा है, तो आप बड़ा प्रिंट लेके और इसको आप पेस्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा सा आपको बार बार देखते हुए याद हो जाएंगी चीजें, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एज पर आईपीसी कौन कौन फॉलो करता है। सबसे पहला हो गया कमीशन ऑफिसर, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के अगर जवान हैं वो पब्लिक सर्वेंट में है। उसके बाद में जजेस हैं वो पब्लिक सर्वेंट में है। जब जजेस को ले लिया तो जो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट में है, लेकिन एडवोकेट्स को पब्लिक सर्वेंट में नहीं लिया जाएगा। एडवोकेट्स को पब्लिक, वो भी तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं बट वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट नहीं हो रहे हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, अगर किसी एडवोकेट को एज अ कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो जब वो एज अ कमिश्नर वर्क कर रहा है किसी प्लेस पे जाके वहां की रिपोर्ट प्रिपेयर करके कोर्ट में सबमिट करने के लिए, जब तक वो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे, राइट। इसके बाद में कोई ज्यूरी मैन, असेसर और वगैरह हैं, या अदर कोई मेंबर ऑफ पंचायत है, जो लोग असिस्ट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, वो भी पब्लिक सर्वेंट में है। देन पर्सन्स एम्पावर्ड टू कीप एनी पर्सन अंडर कन्फाइनमेंट, किसी को अपने कन्फाइनमेंट में, किसी को अपने यू कैन से कस्टडी में रखने की अगर किसी के पास में पावर है, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो भी इसमें कवर हो रहा है, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम कांस्टेबल को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं। अब आपके माइंड में हो सकता है ये आए कि सर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सन एम्पावर्ड टू कीप अंडर पर्सन अंडर कन्फाइनमेंट, इसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि कन्फाइनमेंट में रखने की पावर तो सिर्फ पुलिस के पास में ही है। तो आप देखिए कई बार जो केसेस सीबीआई के पास होता है तो सीबीआई भी कस्टडी में रखती है पर्सन्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इस हिसाब से पर्सन एम्पावर्ड टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद आता है रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं ये सब भी आपके पब्लिक सर्वेंट में फॉल कर जाएंगे। देन ट्रस्ट ऑफिसर्स हो गए, पटवारी, विलेज पंचायत प्रमुख हो गए, ये आपके पब्लिक सर्वेंट में कवर हो जाएंगे। आप जब आईपीसी में जाके देखेंगे तो ये सेक्शन काफी बड़ा है और इसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, जो एक्सप्लेनेशन है ये शॉर्ट में लिखे मैंने, तो यहाँ पे 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस जैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए मैंने आपको। बट आपको जब आईपीसी में आप देखेंगे अच्छे 2-3 सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा, रीड आप पूरा कीजिए। लेकिन ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में अगर सेट हो जाएगा, 11 पॉइंट्स टोटल ये हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प रहेगी इसको आइडेंटिफाई करने में। इलेक्शन ऑफिसर्स अगर हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट में है, और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस वो भी आपके आते हैं किसमें, पब्लिक सर्वेंट्स में। तो याद रखने के हिसाब से मैं फिर से एक बार बता दूं, हालांकि इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डील किया है पब्लिक सर्वेंट को, बट फिर भी देखिए हमारे इंडिया में सिर्फ याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग एनी पर्सन, बट स्टिल याद रखने के लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप किसको मानेंगे कंट्री में, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो हमारे देश की रक्षा कर रही है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जजेस, ऑब्वियसली दे आर द न्यायमूर्ति उनको कहा जाता है, तो जजेस हो गए। उसके बाद में जजेस को लिया है तो जजेस के साथ में ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको भी ले लिया जाए, क्योंकि वो उसी जुडिशियल कैपेसिटी में वर्क, उसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। देन कोई ज्यूरी मैन, एसेसर, मेंबर ऑफ पंचायत वगैरह जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को हेल्प कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसी में कैटेगरी में काउंट हो गया। तो सबसे पहले आपने ले लिया आर्म्ड फोर्सेस को, देन जजेस को, देन ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस को, देन द ज्यूरी मैन और द असेसर्स असिस्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आ गए, यहाँ तक हुआ। अब ले लिया आर्बिट्रेटर, जो समझौता अधिकारी हैं, अगेन रेफर्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऐसे आर्बिट्रेटर्स जो प्राइवेट कैपेसिटी में वर्क नहीं कर रहे हैं बल्कि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको अपॉइंट किया था, उनको भी ले लिया। पावर थोड़ी थोड़ी से हम कम करते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जुडिशरी से रिलेट कर रहे हैं इस हिसाब से। यहाँ तक हो गए, तो कितने हुए हमारे 1 2 3 4 5। इन 5 में तो पहला वाला आर्म्ड फोर्सेस है, बाकी के 4 क्या है, जजेस से रिलेटेड वाला गया। फिर आता है पर्सन एम्पावर्ड टू कीप इनटू कन्फाइनमेंट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों को आप एक कैटेगरी में ले सकते हैं कि जो कन्फाइनमेंट में रखने की पावर रखते हैं वो, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट में।
फिर आपके आ जाते हैं टैक्स से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड वाले दो आ जाते हैं। एक तो रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह, दूसरा ट्रस्ट ऑफिसर्स हो गए, पटवारी हो गए, विलेज पंचायत प्रमुख हो गए, इनका भी सारा का काम यही रहता है, रेवेन्यू से रिलेटेड। देन लास्ट में आपके दो और ले लीजिए, इलेक्शन ऑफिसर अगर कोई है जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस के जो सर्वेंट्स हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन फॉलो करेंगे, अगर वो कहीं ना कहीं किसी तरह का ऐसी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं जो ड्यूटीज उन्हें अलॉटेड है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट विद और विदाउट सैलरी हो सकता है। ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो सैलरी लेता ही हो। ये पर्सन वेतन भोगी और वेतन रहित दोनों तरीके में फॉल कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट विद और विदाउट सैलरी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लेते हैं सेक्शन 22 जो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। हालांकि इसमें इतना प्रिसाइज डेफिनेशन दी है जो डिटेल नहीं बता पाती है, बट फिर भी अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल डेफिनेशन चाहिए तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 को रेफर कर सकते हैं। राइट, जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 बताता है उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जब और साथ में लिख देता है एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल, और बाकी फिर इमूवेबल की डेफिनेशन दे देता है, तो वहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन ज्यादा डिटेल में हेल्प कर पाता है। इससे रिलेटेड आपको दो केस लॉज याद रखने, एक तो अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और दूसरा आता है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पूनम सिंह। ये दो केस लॉज आपको याद रखने हैं। इनमें क्या हेल्ड हुआ था? अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में तो ये हुआ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में फॉलो करेगी। और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पूनम सिंह में ये हेल्ड हुआ था कि फिश एंड फिशेज वगैरह जो है, फिश एंड फिशरी, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर करेगी। आपका फिश एंड फिशेज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड फिश, इनको मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर किया जाता है। ये दो केस लॉज इसके लिए आप याद रखेंगे। अब जो डेफिनेशन आपको आईपीसी में गिवन है वो क्या है? एनी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? जिसको आप रियल में देख सकते हो, जो एग्जिस्ट करती है, जिसे आप देख सकते हो, वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है। तो एनी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो भी हर डिस्क्रिप्शन की, चाहे उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन लैंड नहीं होनी चाहिए उसमें, और कोई भी ऐसी थिंग जो लैंड से अटैच्ड है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, ट्रीज। क्या आप ट्रीज को मूवेबल प्रॉपर्टी में कह सकते हो? आंसर इज कैटेगोरिकली नो। व्हाई? बिकॉज ट्रीज आर अटैच्ड टू लैंड। तो जब लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू लैंड की बात कर रहे हैं तो वो मूवेबल में नहीं आएंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल वो जमीन में पूरा आपको उसको फैशन किया हुआ है, जमीन में गाड़ा हुआ है, तो क्या उसे मूवेबल प्रॉपर्टी में कहेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि वो लैंड से अटैच किया हुआ है। राइट। एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग ऑब्वियसली हवा में तो होगी नहीं, बिल्डिंग तो जमीन पे ही होगी, लैंड पे ही होगी, तो क्या उसे मूवेबल मिलेंगे? आंसर इज नो। कोई भी हर कॉर्पोरल प्रॉपर्टी किसी भी डिस्क्रिप्शन की वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होगी, लेकिन अगर लैंड है तो लैंड मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, और कोई भी अदर थिंग जो अर्थ से अटैच्ड है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल नहीं होगी। आई होप यहां तक आपके माइंड में क्लियर हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 23 आता है। सेक्शन 23 थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है, जिसमें रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ये काफी सारे टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। तो इसके लिए देखिए क्या बताता है। गेन रॉन्गफुली किसको हम कहेंगे? गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, कोई भी पर्सन जब किसी अनलॉफुल मीन्स के थ्रू किसी प्रॉपर्टी को गेन करता है, और वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, लेकिन अगर अनलॉफुल मीन्स के थ्रू उस प्रॉपर्टी को गेन किया जाता है तो, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लीगली एंटाइटल नहीं था पर्सन, कोई एक मोबाइल फोन है, लीगली मेरा नहीं, मीन्स किसी और पर्सन का है, और उस मोबाइल फोन को मैं अनलॉफुल मीन्स के थ्रू ले लेता हूं, तो क्या कहा जाएगा? आई हैव गेन्ड अनलॉफुली, रॉन्गफुल गेन कहा जाएगा उसको। राइट। रॉन्गफुल गेन किसको कहेंगे हम? एनी पर्सन हु गेन
by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। किसी भी प्रॉपर्टी को जिसको वो लीगली एंटाइटल नहीं है, उसे अगर वो अनलॉफुल मीन्स के थ्रू गेन करता है तो माना जाएगा ये रॉन्गफुल गेन हुआ है। इसी तरह से रॉन्गफुल लॉस किसे कहा जाएगा? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे रॉन्गफुल मीन्स के थ्रू या फिर अनलॉफुल मीन्स के थ्रू, अनलॉफुल मीन्स के थ्रू अगर किसी प्रॉपर्टी को लूज किया जाता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड है, उस प्रॉपर्टी को अगर अनलॉफुल मीन्स के थ्रू लूज किया जाता है तो क्या माना जाएगा कि ये रॉन्गफुल लॉस हुआ है। यहाँ पे कुछ टर्म्स मेंशन है, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। इसको भी आपको समझना चाहिए। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, इसकी तो डेफिनेशन ये मैंने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में बताया। अब गेनिंग रॉन्गफुली आप किसको कहेंगे? गेनिंग रॉन्गफुली हम तब कहते हैं जब रॉन्गफुल गेन के थ्रू एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है, कोई एक प्रॉपर्टी जो आपने रॉन्गफुल गेन के थ्रू एक्वायर किया था और उसको आपने रिटेन किया। एनी प्रॉपर्टी विच हैव बीन रिटेन्ड, अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स, रिटेन्स का मतलब अपने पास रखना, व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। और लूजिंग रॉन्गफुली किसे कहा जाएगा? अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, जब किसी पर्सन को रॉन्गफुली किसी प्रॉपर्टी से बाहर रखा जाए, उसको ना घुसने दिया जाए, तो माना जाएगा कि ये लूजिंग रॉन्गफुली है। गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, एक दो बार इन टर्म्स को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 24 जो बताता है हमें डिसऑनेस्टली का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो डेफिनेशन है वो डिसऑनेस्ट की नहीं है, फ्रॉड की नहीं है, बल्कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली की है। डिसऑनेस्टली की क्या डेफिनेशन लिखिए? whoever does anything, कोई पर्सन कुछ भी ऐसा करता है with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। कोई भी पर्सन किसी ऐसे इंटेंशन से कि किसी को या तो वो रॉन्गफुल गेन पहुंचाना चाहता है, रॉन्गफुल गेन जो 23 में बताया, या फिर रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना चाहता है जो 23 में बताया, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पर्सन गुड फेथ में वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, वो डिसऑनेस्टली वर्क कर रहा है। whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। एक और चीज यहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हुआ है साइमल्टेनियस रॉन्गफुल लॉस किसी अदर पर्सन को हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे वर्ड और यूज किया गया है, एंड यूज नहीं किया गया है। और का मतलब क्या है कि हो सकता है कि सिर्फ रॉन्गफुल गेन अगर किसी पर्सन को करवाए तो भी डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन में आएगा, सिर्फ रॉन्गफुल लॉस किसी पर्सन को करवाए तो भी डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन में आएगा, और अगर आपने रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस दोनों साथ में करवाया किसी पर्सन को, यानी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस साथ में करवाया, तो भी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में फॉल करेगा, राइट। फिर आता है फ्रॉड्यूलेंटली। फ्रॉड्यूलेंटली की अगर आप डेफिनेशन आईपीसी में देखेंगे तो सिंपली लिखा है अ थिंग डन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी किसी पर्सन के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से किया गया काम फ्रॉड्यूलेंटली कहा जाता है। तो अब फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 को जब आप रेफर करेंगे वहां पे हमें फ्रॉड की डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव ऐसा कोई बहुत आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो एक टर्म है रीजन टू बिलीव, ज्यादातर सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ज्यादातर सेक्शन ऑफ आईपीसी में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात कि हमें एटलीस्ट ये पता रहे कि ये वर्ड डिफाइन कहाँ किया गया, ये टर्म डिफाइन कहाँ किया गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिफाइन तो सिर्फ इतना लिखा, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, यानी माना जाएगा कि उसके पास रीजन टू बिलीव था अगर उसके पास में उचित कारण था उस चीज को बिलीव करने का, बस इतना सा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, फ्रॉम द यू कैन से इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तीन टर्म्स हैं। पहला है रीजन टू बिलीव, दूसरा टर्म है नॉलेज, और तीसरा टर्म है इंटेंशन। ये तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी ऑफेंस से रिलेटेड। एनी ऑफेंस डन विद इंटेंशन,
any offense done with knowledge, any offense done with reason to believe that he is going to do some harm. तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑफेंस के कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक वर्ड जो आप जानते हैं मेंस रिया, राइट, इल इंटेंशन, मेंस रिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लेकिन आप इंटेंसिटी देखें, रीजन टू बिलीव में इंटेंसिटी सबसे कम है. पर्सन बस उसके पास कोई कॉज है, रीजन है इस पर्टिकुलर थिंग को बिलीव करने का, जबकि उसको खुद को उसके बारे में नॉलेज नहीं है. दूसरी बात, पर्सन को नॉलेज तो है लेकिन ऐसा उसका कुछ इंटेंशन नहीं कि उस काम को वो करे, बस उसको नॉलेज है कि ये जो काम अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इससे ये एक्ट हो सकता है, पर्सन की तरफ गोली चलाते हैं तो वो पर्सन की जान जा सकती है, ये बात नॉलेज है उसको, लेकिन वो गोली चला ही रहा है, ऐसा उसका नहीं. इंटेंशन, जो मुझे नॉलेज है कि मैं गोली मारूंगा तो मर्डर हो, पर्सन की डेथ हो भी जाएगी, तो और फिर मैं गोली चला रहा हूँ, ये इंटेंशन आ जाता है. तो ये तीनों ही ऑफेंस की कैटेगरी में कवर होते हैं. लेकिन जब पनिशमेंट देने की बात आती है, एक पर्सन जो इंटेंशन के साथ करता है उसको हाईएस्ट पनिशमेंट मिलेगा, जो पर्सन नॉलेज के साथ करता है उसको कंपैरेटिवली लेसर पनिशमेंट मिलेगा, और जो पर्सन रीजन टू बिलीव के साथ करता है उसको कंपैरेटिवली द लोएस्ट पनिशमेंट मिलेगा. तो इंटेंसिटी है, यहाँ पे लोएस्ट है, यहाँ पे मिडिल है, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाता है. ये चीज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा है ज्यादातर ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट स्पेसिफाइड है वो कैसे लिखा है, which may extend to 7 years, which may extend to 10 years, which may extend to 14 years. तो extend to का मतलब है कम भी दिया जा सकता है, तो कब कम दिया जाएगा, कब ज्यादा दिया जाएगा, उसके लिए इन टर्म्स को यूज किया जाता है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है, क्या वो रीजन टू बिलीव से किया गया, क्या वो नॉलेज से किया गया, क्या वो इंटेंशन से किया गया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट. इसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 28 को. अगर आप देखें काउंटरफीट, सिंपल मीनिंग तो आप जानते हैं कि भी किसी चीज को नकली चीज बनाना करना, किसी जाली जिसको कहा जाता है ना, जाली चीजें वगैरह. तो यहाँ पे उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है काउंटरफीट के लिए, सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी. काउंटरफीट मींस एनी पर्सन हु कॉजेज वन थिंग, कोई पर्सन किसी थिंग को कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, किसी एक चीज को दूसरे के जैसा दिखने जैसा बना देता है, तो ऐसा माना जाएगा. और उसने जो ये किया है, रिजेंबल किया दूसरे जैसा का, उसका इंटेंशन क्या है, विद इंटेंट टू डिसीव एनी पर्सन, टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, किसी को धोखा देने के इंटेंशन से अगर उसने ऐसा किया है. तब आप कहेंगे कि सर ये पता कैसे चले कि इसने ये जो काउंटर फिटिंग किया है, या इसने जो किसी एक थिंग को दूसरे थिंग के जैसा रिजेंबल किया है, ये उसका इंटेंशन किसी को डिसेप्शन, उसको डिसीव करना, किसी को धोखा देने का उसका इंटेंशन था या नहीं था, इस चीज को कैसे माना जाएगा. तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 28 बताता है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, वर्ड शैल लिखा हुआ है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved that the person is intended to practice deception. अगर मैंने किसी चीज को दूसरी चीज के दिखने जैसा बनाया है, मैंने किसी एक कॉइन को, 1 रुपये का कॉइन था, उसको मैंने 10 रुपये जैसा दिखना जैसा बना दिया, या 100 रुपये का करेंसी नोट था, उसको मैंने कुछ मैनिपुलेट करके उसको 500 रुपीज जैसा दिखने जैसा बना दिया, कुछ भी मैंने ऐसा काउंटरफिट किया है, तो ये माना जाएगा कि मेरा इंटेंशन ही किसी को डिसीव करना है, कोई फ्रॉड कमिट करना है. अनटिल अनलेस मैं ये प्रूव करूं कि नहीं, मैं तो यहाँ पे गेम कंडक्ट करवा रहा था बच्चों के साथ, मैं खेल करने के हिसाब से मैं, ये फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जहाँ पे वर्ड आता है ना शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर जाता है किसके ऊपर, जो अक्यूज है उसके ऊपर. अदरवाइज नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है प्रोसिक्यूशन पे, बट यहाँ पे शैल प्रिज्यूम आ जाता है, तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है, फिर डिफेंडेंट के ऊपर आ जाता है, अक्यूज के ऊपर आ जाता है. तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई काउंटरफिट किया जाता है, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट काउंटरफिटिंग हैज बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन, धोखा देने की ही इंटेंशन से या धोखा देने के लिए ही ये काउंटरफिटिंग किया गया था, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, राइट. और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एग्जैक्ट इमिटेशन, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम दिखने जैसा बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. थोड़ा बहुत भी रिजेंबल अगर कर रहा है और उसकी वजह से किसी व्यक्ति को धोखा हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि काउंटरफिटिंग हुआ है, ठीक है. तो ये आज के सेक्शंस थे. मैंने ये चार्ट सीरीज स्टार्ट की है. चार्ट का मतलब ये है कि इन लेक्चर्स को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्हें आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है. अगर आप या तो चार्ट शीट के ऊपर इनको कलरफुल ड्रॉ कर लीजिए, खुद ही अपने हाथ से बना लीजिए ऐसा चार्ट, और या फिर आप इसको
A3 साइज पे फोटो स्टेट वाले के पास जाके A3 साइज पे बड़ा प्रिंट निकलवा के और अपने स्टडी रूम में इसको पेस्ट कर लीजिए। जब ये सेक्शंस बार बार आपके सामने आएंगे, इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं पर्टिकुलर सेक्शंस में, वो बार बार आपके सामने आएंगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद होने लगेंगी। बिकॉज अक्सर मेरे से कैंडिडेट से ये पूछते हैं सेक्शंस कैसे याद करें। जब बार बार हम किसी सेक्शन को अपनी नजर के सामने घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी आपको याद हो जाएंगे। मेन सेंसर राइटिंग में इंग्रेडिएंट्स का ही मेन मेजर रोल रहता है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।